अपने मोर्चे में, जो मीटिंग का, चर्चाओं का, पर्सनल गेट टुगेदर का, 1-to-1 का। तो जो लोग रात को घर जाना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा, ये देख लेना पहले से ही। कभी न सोचो रिश्तेदारी में जाया हूं, क्योंकि यहां आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए बुलाया है। रिश्तेदारी में तीसरे दिन के बाद चले जाना बेशक, पर ये जो मौका है एक दूसरे से जुड़ने का, ये दोबारा बहुत मुश्किल से आता है। दोबारा आपको नए लोग मिलेंगे, उनसे जुड़ना। तो हाँ, एक और खबर है भाई आप लोगों के लिए, बाकी दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ अगली ट्रेनिंग में भी आना चाहते हो तो अगली ट्रेनिंग हमने हिमाचल में रखी है, ताकि पहाड़ों में घूम के आ सको। जून का महीना है, सपरिवार आ सकते हो। शिमला से 100 किलोमीटर आगे रखी है अब की बार ट्रेनिंग ना, बिल्कुल ठंडा, जड़ाए मर जाओगे पागल, सामने बर्फ के पास, बिल्कुल इतनी जबरदस्त जगह पे। चलोगे क्या, कोई सा चलना है? ओ भाई इतनी जगह तो कहता हो ही ना उनके पास। 24, 25, 26 को है, 24, 25, 26 को हिमाचल में, तो आ जाएगी खबर आप तक, ठीक है ना? तो वहां मिलते हैं फिर, तो बाकी लोगों को भी खबर कर देना। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया, कदे इसमें ना हो तो हम तो वही आएंगे। तो चलिए, आपको समाधान का हिस्सा बनना है। यहां पर किसी समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका एक सिंपल सा नियम है। नियम यह है, एक व्यक्ति के पास कभी भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं होता है। We are like the part of the puzzle. All parts together make the picture clear. मतलब हम उस समाधान का, उस पहेली का एक एक हिस्सा है। जैसे ही हम सबको सही जगह पे लगा जाए, बच्चों की नहीं आती वह पहेली से, वो उसमें कार्ड से फिट करने लगा, कोई कार्ड गलत जगह पे लगा दोगे तो उल्टा सीधा सा नजर आता है, पर हर कार्ड अपनी जगह पे रख दोगे, रखते ही पूरी तस्वीर साफ। ऐसे होता है ना? इसलिए ये जो आप काम करने जा रहे हो अब मोर्चे में, आने वाले समय में समस्या के समाधान के लिए, इसका भी एकमात्र नियम है, पहले समस्या को पूरी तरह से समझ लो। समझ गए ना? अभी तक आपको, जैसा मैंने शुरू में बोला, कि आपको लगता है कि शायद ये समस्या का कारण है, लेकिन वो नहीं है। फिर आपको लगता है शायद ये है, वो नहीं है। तो अब आपको पूरा पता चलेगा अगले 3 दिन में कि समाज में फैली कुरीतियों, हमारे एटीट्यूड, हमारे बच्चों का खराब होना, हमारे समाज का टूटना, परिवारों का टूटना, अपराधों का बढ़ना, नशे का बढ़ना, हमारी संवेदनाओं का मरना, राजनीतिक मतलब खराबी, जो नीचता जिस लेवल पे आ गया, गिरावट, हम लोगों के घरों में बीमारी, किसान की गरीबी, और मतलब तमाम तरह के रिश्तों के मतलब टूटने के जो कारण हैं, वो सारे के सारे आपको देखने पड़ेंगे एक प्लेटफॉर्म पर। कि पहले आप देखो ये वाला कारण कहां से आया, ये कारण कहां से आया, ये कारण कहां से आया। जैसे अमेरिका में 1912 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने सारे के सारे हर्बल इंस्टीट्यूशंस खरीद लिए। हर्बल कॉलेज होते थे वहां पर, मतलब जड़ी बूटियों से इलाज करना सिखाया करते थे। रॉकफेलर फाउंडेशन ने देखा कि ये धंधा बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसने 1912 में सारे के सारे कॉलेज खरीद लिए। 1908 में फ्लेक्सनर कमीशन बिठा दिया। देखना तेरा ध्यान से, ये कड़ियां ऐसे नहीं मिलेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1908 में अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में फ्लेक्सनर कमीशन बिठाया। उसने अपनी रिपोर्ट दी 1911 में। उसने बोला कि भाई ऐसा है कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इलाज होता है, इलाज करने की पद्धतियां इस टाइप से हैं, कोई एक्यूपंक्चर, कोई एक्यूप्रेशर, कोई होम्योपैथी, कोई नेचुरोपैथी, कोई आयुर्वेदा, कोई रेक्की हीलिंग, कोई प्राणिक हीलिंग, कोई मर्म चिकित्सा, कोई एनर्जी से मतलब कर रहा है, कोई पानी से कर रहा है खाली, कोई धातुओं से कर रहा है, कोई सुइयों से कर रहा है, वो तो एक्यूपंक्चर हो गया। और इस तरह से अलग अलग पद्धतियों से इलाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में।
तो उन्होंने बताया कि भारत में ऐसे चल रहा है, चाइना में ऐसे करते हैं, अमेरिका में ऐसे करते हैं। तो पहले टेस्टिंग के तौर पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम किया, सारे हर्बल इंस्टीट्यूशंस खरीदे 1912 में। 11 में रिपोर्ट आई, 12 में खरीद लिए, और 1925 आते आते सारे हर्बल इंस्टीट्यूशंस को बंद करके उसकी बिल्डिंग के अंदर नए एलोपैथी के डॉक्टर्स तैयार कर दिए। वो एलोपैथी कहां से आई? वो एपीआई से बनी, यानी जो ड्रग्स हैं, जितने भी मार्केट में ड्रग आती हैं, वो सारी एपीआई से बनती हैं। एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो कहां से आता है? वो लास्ट रेजिड्यू है तेल शोधन कारखाने का, यानी जंगलों से जब तेल मिलता है, कच्चा तेल, उसका जब शोधन करते हैं, पहले नंबर पे नेचुरल गैस, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर कैरोसिन ऑयल, फिर कोल तार, वो जो अपने ब्रोजा, वो सब निकलते हैं, और लास्ट में जो निकलता है वो एपीआई निकलता है, वो वेस्टेज है। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए उसने फर्टिलाइजर बनाया, उसने उसका इस्तेमाल करके, एपीआई का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर बनाया, एपीआई का इस्तेमाल करके उसने कुछ ड्रग्स बनाई जो सिंथेटिक हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं? बॉडी में जाके हमको नम कर देती हैं। नम करने का मतलब क्या है कि जो सेंसेशन थी, जैसे सिर में दर्द हो रखा है, सिर में दर्द किस वजह से है? वायु से है। मान लो वात बढ़ गया, वायु घुस गई दिमाग में, तो अब सही इलाज है इस वायु को निकालना, हमको ऐसी चीज खानी कि वो वायु को निकाल दे। लेकिन एलोपैथी का जो डिस्प्रिन है वो क्या करेगा? वो आपको नम कर देगा, यानी जो नर्वस सिस्टम आपके दिमाग को ये मैसेज दे रहा है कि वहां पर हवा भरी हुई है, वो उस सिस्टम को डाउन मार देगा। तो संदेश दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, तो आपको लगेगा सिरदर्द ठीक हो गया है, जबकि सिरदर्द ठीक है नहीं हुआ था। तो ये काम है उस इंग्रेडिएंट का, उस ड्रग्स का। तो वो ड्रग्स बनाई उसने, वो ड्रग्स बना के पूरी दुनिया को उस ड्रग्स बेस्ड हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए उसने काम करना चालू किया। और पहले 1925 में वो सारे के सारे हर्बल इंस्टीट्यूशन बंद करके उन्हीं को आगे करके प्रैक्टिकल देखा, और प्रैक्टिकल देखने के बाद पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर कब्जा करने के लिए 1938 में वो बनाया, बोले तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि अब पूरी दुनिया को नरक बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। और उसी के अंडर के, और बोला कि सारा सिलेबस यहां से तैयार होगा। अब सारी दुनिया का सिलेबस वहां से कैसे तैयार होगा? तो उसने सबसे पहले अगला काम उसने किया कि दुनिया में जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए गई हुई थी, वहां के राजाओं के साथ सेटिंग करके, वहां के लोगों के, क्योंकि यहां भारत में भी सब रियासतें हुआ करती थी, सब राजाओं से सेटिंग करके। हमारे यहाँ क्या होता है, जब जनता सरकार मोर्चा में, जबान पर जनता सरकार मोर्चा चल रहा है, तो पिछले 4 साल में मोर्चे ने क्या किया है, इसका लिखित इतिहास तो है नहीं। क्यों भाई? तो हमारे में से अगर कोई आदमी जिसने पूरे 4 साल की यात्रा को देखा है, बिना लिखे अगर वो गुजर जाए, चला जाए इस दुनिया से, तो जो नया व्यक्ति आएगा वो अपनी मर्जी का इतिहास लिखेगा। क्यों जी? लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो वो मर्जी के इतिहास लिखने चालू किए, और जब राजाओं से सेटिंग करके उन्होंने कहा, जैसे वो पहले एक बार बोलते हैं कि हमारे देश में, वो कहते हैं सती प्रथा थी, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट एक, इसी तरह से बाकी चीजों के बारे में कि हम गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग, इतने लोग मरते थे पहले आने से पहले, ये सारा का सारा झूठ कैसे परोसा गया, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। राजा राम मोहन राय के नाम पर हमको यह कहा गया कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। ये सिसोदिया जी यहां बैठे हुए हैं, महाराणा प्रताप के वंशज, इन्होंने अपने पूरे कुर्सीनामे में अपने जो भाट होते हैं, जो सारी चीजें जिनके पास पूरा इतिहास होता है, जब से चला है वंश इनका, तब से लेकर के इन्होंने अपने उनसे जा करके, जब ट्रेनिंग ये करके गए, तो इनको वो जब मिले तो इन्होंने वो पूरा खोजा, फिर वो वहां हल्दी घाटी गए, वहां के राजपूतों से मिले, फिर वहां गए, और पता चलता है कि भारत के इतिहास में कहीं भी सती प्रथा थी ही नहीं। सती प्रथा का मतलब है कि प्रथा है, प्रथा का मतलब रिवाज है कि ऐसा होता है, कहीं इनके इतिहास में। और मेरे ख्याल से जितने राजपूत लोग यहां बैठे हैं, जितने पूरी दुनिया में, वो अपने
पुरखों से पूछोगे कि हमारे परिवार में कितनी सतियां हुई हैं, 0 नंबर मिलता है। वो कुछ केसेस में कुछ महिलाओं ने विरोध स्वरूप तय किया, जैसे हम आमरण अनशन करते हैं, विरोध स्वरूप हम मरना तय करते हैं, उन्होंने तय किया कि हम ये नहीं करेंगे, इसकी बजाय हम जिंदा जल जाएंगे। वो उनके व्यक्तिगत निर्णय थे, वो समाज के बनाए हुए नियम नहीं थे। हमारे किसी भी इतिहास में कहीं पर कोई नियम नहीं है। तो हमारे ऊपर ये लांछन मढ़ा गया उस वक्त 1925 में, जब वो सिलेबस तैयार करने की दिशा में काम कर रहे थे, उन्होंने ये हमारे ऊपर मढ़ा कि तुम लोग अपनी औरतों को जलाते हो जिंदा, जिससे हमारी गर्दन नीची हो सके और हमें वो कह सके कि तुमको जीना नहीं आता है, हम तुमको जीना सिखाएंगे। ये गलत नैरेटिव घड़ा गया किताबों में। उससे पहले की किताबों में सती प्रथा कहां कहां होती थी, किसने चालू किया था, राजा राम मोहन राय यहां से ऐलान करेगा और सती प्रथा गायब हो जाएगी, ऐसा कौन सा क्या था भाई? वो चक्रधारी थोड़ी था कि चक्र चलेगा और सती प्रथा सारे मर जाएंगे। ये हम लोगों को गलत नैरेटिव में फंसाया जाता है। हम लोगों के बारे में ऐसी बातें अखबारों में छप जाती हैं। 2016 में जाट आंदोलन हुआ, वहां पर जो उन्होंने झूठ छापा अखबारों के पहले पन्ने पर, ये तो भुगत भोगी है, यहां सुमित भाई बैठे हुए हैं, जो उन्होंने पहले पन्ने पर छापा वो इतिहास में अमर हो जाएगा। वो लिखा रहेगा कि वहां पर मुरथल कांड में ये हुआ, ये हुआ, वो लिख दिया उन्होंने। लेकिन जो प्रकाश सच्चर कमेटी थी, उस कमेटी ने जो कहा वो कहीं पहले पन्ने पर नहीं छपेगा, उसके ऊपर कहीं किताबें नहीं लिखी जाएंगी, उसका कहीं प्रचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जब इतिहास में कभी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनको जाटों की गरिमा को नीचे गिराना होगा, तो वो ऐसा काम करेंगे, राजपूतों को ऐसे नजर नीची करेंगे, यादवों के लिए कोई नया घड़ देंगे, कोई नया खेल, चमारों के लिए कोई नया गढ़ देंगे, वाल्मीकियों के लिए कोई नया गढ़ देंगे, सिखों के लिए कोई नया गढ़ देंगे। किसान आंदोलन में सिखों के लिए भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। सिखों के बारे में जो भी छापा फ्रंट पे छपा, लेकिन जो सिखों ने वहां दिया उस समाज को, आसपास के लोगों को, आपको बताऊं मैं, आपको किसान आंदोलन की सबसे बड़ी विजय मैं क्या मानता हूं, बताऊं आपको, जिसके बारे में पूरे समाज में किसी को भी नहीं पता है। किसान आंदोलन की 2 सबसे बड़ी विजय, जब पूरे देश के अंदर कोरोना का नाम पर नौटंकी चल रही थी और लोग दहशत में थे, उस 13 महीने में टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, किसी भी, और 5 बॉर्डर थे टोटल, 5 में से किसी भी बॉर्डर पर रहने वाले किसी भी एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई। सबसे बड़ी जीत, यानी कि पूरे सरकारी प्रोपेगेंडा को फेल किया इन्होंने, नैरेटिव चलने नहीं दिया। सिंगू बॉर्डर पर जब पहली बार इन लोगों ने गेम खेला था ना, उस दिन किसान 2 जीप भर के चले गए थे सीएमओ के पास कि तुमको कैसे पता ये कोरोना से मरा, ये बताओ, पहले ऑटोप्सी होएगी 5 लोगों का, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम बोर्ड बताएगा कि कैसे मरा, उसके बाद हम बताएंगे। कोरोना से मरने वालों की कोई पहचान इनके पास थी नहीं, हरामियों के पास झूठ पका रखा था, लेकिन किसान अड़ गए, उनको बोर्ड से पोस्टमार्टम करना पड़ा, पोस्टमार्टम के बाद ये लिखना पड़ा कि कोरोना से नहीं, बंदे की डेथ हार्ट अटैक से हुई। पहले केस में फंस गया सरकार। अब उन्होंने सारे सीएमओज को अल्टीमेटम दे दिया, एक भी मौत अगर कोरोना से डिक्लेयर करना चाहते हो तो पहले बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, ऑटोप्सी होगी, बताओगे कि कोरोना के लक्षण क्या है, उसके बाद कर सकते हो। सिस्टम बोला भाई रहने दो, पंगा यो मुद्दा उछल जाएगा तो सारे देश में पता चल जाएगा कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। सिंगल भी आदमी कोरोना से नहीं मरा हुआ रिकॉर्ड में। दूसरी बड़ी जीत बताता हूं मैं आपको, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर का मुझे पक्का नहीं पता है, इसलिए मैं थोड़ा यहां डाउट में हूं, परंतु सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की गारंटी मैं लेता हूं, दोनों की दोनों बॉर्डर्स पर जहां से लेकर जहां तक किसान बैठे हुए थे, उस एरिया के अंदर चोरी की, डकैती की, मारपीट की, लड़की छेड़ने की, बलात्कार की कोई घटना दर्ज नहीं हुई। थानों में 0 घटना दर्ज है, 0। यानी कि किसान आंदोलन ने यह साबित करके दिखाया कि समाज अगर बैठा है,
जागृत है और वहां एक एक आदमी समाधान का हिस्सा है, तो मजाल नहीं है एक भी आदमी नशा कर जाएगा, मजाल नहीं है एक भी अपराधी गांव के अंदर पैर धर देगा, मजाल नहीं है एक भी काम गलत हो जाएगा। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब देवेंद्र बल्हारा को आप जैसे लोग मसीहा बना देते हो। दिक्कत आती है जब आप लोग हम जैसे लोगों के ऊपर अपनी उम्मीदों का बोझ लाद देते हो। दिक्कत होती है जब आप लोग सोचते हो कि समाधान ये व्यक्ति करेगा, जबकि समाधान आप ही करोगे। रियलिटी ये है कि व्यक्ति समाधान नहीं कर सकता। और आप कैसे करोगे बस आपको पता नहीं है। इतनी तो प्रॉब्लम है ना, मेरे में और आप में केवल इतनी डिफरेंस है कि आपको पता नहीं है, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने सारा पता है, सारा मैंने भी नहीं पता। मैं भी समस्या के समाधान का एक हिस्सा हूं और आप भी एक हिस्सा हो। आपके बिना मेरी को नहीं हुआ समाधान और मेरे बिना आपकी को नहीं हुआ। मतलब आपा एक दूसरे की मजबूरी है। नू समझ लो गिंडू आपस में धागा बीच में नका ढका सारे जोड़ दिए, एक न खींचेंगे सारे के सारे गिरड पे आओ हुआ है। ये माला के मोती इसीलिए पिरोने का काम कर रहे हैं हम लोग कि आपको पता चले। अब बजाए लोग तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये इसलिए, हाँ तो पहले वह बात पूरी कर लूं जो उनसे कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जो मैंने रॉकफेलर की मैं बात बता रहा था, उसने 1925 में ये किया। फिर विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, उस वक्त भी यही बातें सामने आ रही थी। भाई न्यू मत सोचियो कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात है वो देवेंद्र बल्हारा पहली बार कर रहा है दुनिया में, या किसी ने भी, या नरेंद्र मोदी पहली बार कर रहा है ना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हर एक 50 से 100 साल बाद आता है। वो या तो किसी महामारी की आड़ में आता है, या बाढ़ की आड़ में आता है, या सूखे की आड़ में आता है, या युद्ध की आड़ में आता है, या किसी ना किसी बड़ी इमरजेंसी की आड़ में आता है। नया विश्व व्यवस्था, जो लोग इस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं वो पहले पूरी दुनिया का माहौल ऐसा बनाते हैं कि ये खराब हो रहा है और इसको ठीक करने का तरीका ये है। समझ गए बात आप? तो ये बातें तब चल रही थी जब उस वक्त 1914 के अंदर 1914, 1915 और सभी मुल्कों से ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर खदेड़ने की बात चल रही है। उसी वक्त ये सारा खेल चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो ना अशिक्षित हो, हमारा सारा पहले तो एजुकेशन उन लोगों ने हड़पा। जो इतिहास था, किताबें थी, जो एंशिएंट रिवीलिंग्स थे, जो प्राचीन हमारी चिकित्सा की पद्धतियां थी, जो हमारे सामाजिक ढांचे थे, गांव तक वो नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए गांव का ढांचा फिर भी जबानी ही चल रहा था। वहां पर जो काम चल रहा था वो जबानी ही था। उस वक्त उन लोगों ने नई शिक्षा व्यवस्था देने के लिए एक सेंट्रल बोर्ड की स्थापना की 1935 या 1938, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं, 1935 में। ध्यान से देखना, 1925 में वो कर रहे हैं WHO, 1938 में WHO बना रहे हैं। उससे पहले 35 में या 38 में यहां पर भी सेंट्रल बोर्ड बना रहे हैं। उसी वक्त वो लोग भाई 34, 54 और 45, 67, 4, 5, 6, 7, पंजाब नंबर है 45, 67 और यूपी नंबर है 34, 54। ये दोनों गाड़ियां एक बार हटाना, पानी का टैंकर आया भाई। तो उस वक्त जब पूरी दुनिया के अंदर ये हालात बने हैं, तब आप जब इतिहास में जाओगे और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि खाली यहां पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंट्रल बोर्ड उसी वक्त बन रहा है, अमेरिका में भी सेंट्रल बोर्ड उसी वक्त बन रहा है। यानी ये गतिविधियां पूरी दुनिया में एक साथ हो रही हैं। विश्व युद्ध के नाम पर सारे देशों के नेताओं को बिठा करके ऐसी संधियों पर सिग्नेचर कराए जा रहे हैं जहां से खेती को, एजुकेशन को, जहां हेल्थ को, इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके। वहीं से ऐसे ऐसे कागजों के ऊपर दस्तखत कराए जा रहे हैं। उसी वक्त हम सब लोग
अपनी मानसिक स्थिति को खो दें। कौन कौन? जो लोग भी उनकी बातों को सुनते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उस चीज को डिस्टॉर्ट किया जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मंदिरों में लगे हुए पीतल के घंटे, हमारे घरों में रखे हुए बर्तन, और साथ ही हमारा कपड़ा, और चौथे नंबर पर हमारा संगीत। 1938 में ही उन लोगों ने साइकोलॉजिस्ट और म्यूजिशियंस की मदद से जो नोट है, जो म्यूजिक के जो सुर हैं, सारे गामा पादा नी, इन सुरों की जो फ्रीक्वेंसी जो 432 हर्ट्ज होती थी 440 कर दी। जो संगीत वाला कोई बैठा होगा उसे पता होगा, जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से सबकी फ्रीक्वेंसी को 440 पे कर दिया। होता क्या है 440 और 432 में? हमारा जो दिमाग है या जो हमारा शरीर है, इसमें 70% पानी है, और पानी के ऊपर सबसे ज्यादा जो असर होता है वो मैग्नेट और साउंड का होता है। हमारे शरीर पर अगर सबसे ज्यादा असर होगा तो मैग्नेट का और आवाज का होगा। मतलब हमारे अंदर जितनी बीमारियां हैं, केवल आवाज और चुंबक के सही इस्तेमाल से, मैग्नेटिक फोर्स के सही इस्तेमाल से हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आवाज से, सही फ्रीक्वेंसी, यानी कि ट्यूमर के सेल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है यदि ये पता चल जाए और उसकी एंटी फ्रीक्वेंसी उस पर मार दी जाए तो ट्यूमर 1 महीने के अंदर गायब हो जाएगा, पूरा कैंसर गायब हो जाएगा। बॉडी के अंदर जितनी बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। हमारे लोगों को रिसर्च करनी आती नहीं है, हमको पता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, संगीत को बदल दिया। ये जो डीजे है ना, आप ध्यान से देखोगे, डीजे का असली काम हुड़दंग मचाना या गाने गाना या संगीत या ब्याह शादी नहीं है। जितने ये इंस्ट्रूमेंट्स लाए हैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल के, और जो ये कीबोर्ड लाए हैं, ये असल में आपके दिमाग की जो संरचना है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए है, ताकि ये व्यक्ति सही से सोच ना पाए, ताकि ये व्यक्ति ठीक से एक्ट ना कर पाए, सही और गलत का निर्णय ना ले पाए। इसके लिए इन लोगों ने ये संगीत वाला गेम खेला। तो उधर से आपके भोजन पर अटैक हो रहा है, उधर से आपके स्वास्थ्य पर हो रहा है, उधर से साउंड पे हो रहा है, इधर से घर के बर्तनों पे हो रहा है, इधर से आपके सामाजिक माहौल पे हो रहा है, चारों सारी चीजों पे अटैक चल रहा है। समझ रहे हैं? ये पैरेलल चलता है। हम सब लोग एक समस्या के समाधान के लिए पागल हुए नारे सड़कों पे उतरे रहते हैं, कभी राजनीति करने चल पड़ते हैं, कभी किसी मुद्दे पर निकलता, कभी किसी मुद्दे पर। हम पूरी बात को समझ ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे। तो उस दौरान फिर इन लोगों ने ये काम किया कि इन लोगों को सेंट्रल बोर्ड दे के हमारे वाला एजुकेशन सिस्टम दे दो, साथ के साथ क्योंकि लड़ना पड़ेगा तो इन लोगों को मरवाने के लिए इनके लोग चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में तो भारत गया था ना इंग्लैंड की तरफ से मरने के लिए, भारत के लोगों को बुला लिया। अब वो कहने लगे कि तुम्हारे देश के अंदर जो है वो सैनिक तो तुम्हारे गए हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, तो अनाज दे दो। किसानों ने अपना 2-2 साल का स्टोर किया हुआ अनाज सेना को दे दिया सारा। जैसे अभी आजकल एक आदमी सोना मांग रहा है ना कि घरों का सोना दे दो, पैसे ले लो, मंदिरों का सोना दे के पैसे ले लो, उस वक्त वो अनाज मांगा था उन्होंने। तो किसानों ने सारा अनाज सेना के नाम पर इंग्लैंड भेज दिया। अनाज लोगों का खाली हो गया, स्टोर रखने की पद्धति थी ही नहीं, देश भूखा मरने लगा। तो कहने लगे, तो अखबार में छप गया कि अनाज की कमी पड़ गई। भारत में कभी अनाज की कमी पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि भारत अपने जितनी जरूरत है उससे 10-20 गुना ज्यादा ही उत्पादन हमेशा करता आया है। 2-2 साल का सोच के देखो, हमारे गांव में वो परंपरा तो हमने भी देखी है कि सबका 1-1 साल का अनाज देने के बाद हमारे पास भी फालतू बच गया। तो 2-2 साल का अनाज सबके पास हुआ करता था, उन्होंने वो अनाज हमारा खत्म किया है। जैसे आज के टाइम पर, मैं ये इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध के हालात बने हुए। आप लोगों को लगता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, आपको तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। असली खेल क्या हो रहा है? जो नई विश्व व्यवस्था में आदमी का फेशियल रिकॉग्निशन करके, आदमी का चेहरा पढ़कर उस आदमी के ऊपर स्पेशल इंडिविजुअल अटैक कैसे करना है, इसकी टेस्टिंग चल रही है।
जीपीएस लोकेशन से किसी बिल्डिंग को कैसे उड़ाना है, ऐसी मिसाइलें कैसे बनाए, उसकी टेस्टिंग चल रही है। नई विश्व व्यवस्था में कैमरे का इस्तेमाल कैसे करना है, गाड़ियों को ट्रैक कैसे करना है, मिसाइलों को किस तरह से करना है, समाज के लोगों को किस तरह से कंट्रोल करना है, उसकी टेस्टिंग चल रही है युद्ध के नाम पर। इसी तरह से उस टाइम पर उस वक्त जब हमसे उन लोगों ने अनाज छीन लिया, देश में भूखमरी दिखाई गई, तो भूखमरी के उस शो पीस के बाद रॉकफेलर फाउंडेशन की रिकमेंडेशन, ध्यान देना, मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको यह लगेगा जैसे इस आदमी के दिमाग में 24 घंटे रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड घुसा हुआ है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैंने रिसर्च करी, मैंने देखा हरित क्रांति कौन लेकर आया, पता चलता है रॉकफेलर फाउंडेशन की रिकमेंडेशन है। आप सबके पास फोन रहा, सर्च करो यार किसकी रिकमेंडेशन थी, रॉकफेलर फाउंडेशन की। ये जो स्वामीनाथन था जिसके नाम पर हम लोग ये अपना एमएसपी वाला फार्मूला है, स्वामीनाथन की लड़की सोमैया स्वामीनाथन WHO की वो थी, डायरेक्टर थी उस वक्त, जिस वक्त ये कोरोना वाला गेम चल रहा था। उसको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, उसको कौन सा पद्मश्री मिला था, कुछ एक प्राइज मिला था, क्यों दिया गया था? क्योंकि एमएसपी किसानों की कब्र में आखिरी कील होने वाली है अगर जिस दिन मिल जाएगी। आपको पता नहीं है ना शायद, ये किसान आंदोलन जो एमएसपी की डिमांड कर रहा है, सिस्टम चाहता है कि ये किसान मांगते रहे एमएसपी। मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी फिलहाल इस वक्त कोटे में कोई है जिसका पीडीएस सिस्टम से वास्ता पड़ता हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पीडीएस वालों से, कोटे वाला जो राशन वाला है। अब जाते ही आपने सबसे पहले काम करना है, ये जाते ही, और पूरे देश को बता दो ये काम। नया गेम आया है कोटे में, उसका ना पता हो तो एक नया खाता खुलवा रहे हैं। पता है आप लोगों को, किसी को आप तक पहुंची खबर? हाथ खड़ा करके बताना। नहीं पहुंची? पहुंची है? पहुंची है? इन तक पहुंच गई, उन तक नहीं पहुंची। इसका मतलब आने वाले टाइम में आप तक पहुंच जाएगी। और मैं पहले बता रहा हूं, यह बात मैंने 3 साल पहले बोली हुई है। क्या तैयारी यह चल रही है कि जैसे आपकी सब्सिडी सीधी खाते में जा रही है, वैसे ही आपकी जो सुविधा है, तेल, दाल, राशन, चावल, अनाज, वो सारा का सारा अब आपको राशन कोटे से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसके पैसे मिलेंगे और वो पैसे आप दुकान से जाकर के खरीद पाओगे। लेकिन असली खेल क्या है? वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो एक नया खाता खोल रहे हैं। जो खाता जनधन योजना के तहत खुला था, उस खाते का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक नया खाता खुल रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के तहत, जो डायरेक्ट रॉथस्चाइल्ड के अंडर में है। सीबीडीसी कहने को वो आरबीआई के अंडर है। सीबीडीसी का एक खाता खुल रहा है। यही खाता बिना खाता खुले ये वाली सुविधा आज से 3 साल पहले नंबरदारों को दी थी। नंबरदारों के मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आया था, वो मैसेज लेके वो एक बताई गई दुकान पर गए थे। उस दुकान से जाकर 9,000 रुपए की कीमत का एक फोन मिला था। कोई है यहां नंबरदार जिसको फोन मिला हो? पता हो जिसको? पता है वो मिला था ना? पता होगा सरपंच साहब, मिला था। और जिनको पता है वो इसलिए बता रहा हूं कि यहां बैठे हैं वो लोग जिनको मालूम है। बेटी को मिला था, हाँ, नंबरदार थी वो। हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि एक मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा है और आप एक बताई हुई दुकान पर जा रहे हो और वहीं से मिलेगा, दूसरी दुकान से नहीं मिलेगा। वहां जाकर सिर्फ अपने मैसेज दिखाना है, वो उसको क्लिक करेगा, उसको क्लिक करते ही आपको मोबाइल मिल जाएगा। आपको लगेगा उस मैसेज की कीमत 9,000 रुपए है कि नहीं? फिर क्योंकि वही फोन आप अपनी जेब से निकाल कर देते हो तो 9,000 रुपए लगते हैं। वही फोन उस डिजिट में आ गया तो आपको लग रहा है कि इस डिजिट की कीमत और उस 9,000 रुपए की कीमत बराबर है। इसी तरीके से अभी उन कोटे में राशन लेने वाले लोगों को बोल रहे हैं, 85% लोगों को राशन देने के पीछे 2 बड़े षड्यंत्र हैं। पहला षड्यंत्र यह है कि एफसीआई के पास लगभग 200 मिलियन टन का अनाज होता था हर साल स्टोर, कि 2 साल भी युद्ध हो जाए, 2 साल भी महामारी आ जाए, 2 साल सूखा पड़ जाए,
2 साल बाढ़ आ जाए तो देश में अनाज की कमी कभी नहीं होगी। तो 80% लोगों को अनाज खाम खाई बांट के बटा हुआ दिखा के कि गोदाम से आ गया है। जो इंडिपेंडेंट गोदाम की जो कैपेसिटी थी उसको खाली कर दिया गया है। और अब जो नए गोदामों को अलॉटमेंट हुई है, 13-14 कंपनियों को अब ठेका मिला है, सारी की सारी कंपनी अडानी की है। यानी अब सारा अनाज इंडिपेंडेंट गोदामों में नहीं है, अब सारा गोदाम अडानी के पास है। इधर से बारिश के ऊपर बिल गेट्स ने राइट्स ले लिया है। इंडिया में बारिश कौन करवा सकता है, इसके अधिकार बिल गेट्स ले चुका है। आर्टिफिशियल रेन का जो ड्रामा चला था ना, इसके ऊपर। यानी बारिश होगी कि नहीं होगी, कहां होगी, कितनी होगी, ये बिल गेट्स तय करेगा। समझ रहे हो? यहां से किसानों के फ्यूचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो भैया मेरी गलती नहीं है। अब कोटे वाले लोगों को कहा जा रहा है कि नया खाता खुलवाओ, उसमें पैसा आएगा। ऐसी आसपास की 10-20 दुकानें हैं, किसी पे भी वो मैसेज दिखाओ और आप राशन वहां से ले लो। अब बंदा सोचेगा यार राशन मिल ही रहा है, दुकान पे तो मिलने लग रहा है अब गेहूं, आटा, चावल, तो क्या दिक्कत है? तो लोग सीबीडीसी के अंदर घुस जाएंगे। उस सीबीडीसी के अंदर सिर्फ स्कोर आता है, उसमें ई रुपया आता है। ई रुपया, रुपया का नाम बदलकर भारत की करेंसी केवल भारतीय रुपया है, अब उसको बदल के ई रुपया कर रहे हैं, जिसका नाम क्रेडिट स्कोर है। बाद में इसका नाम सोशल क्रेडिट स्कोर करने वाले हैं। अभी आपको सिविल स्कोर बताया जाता है, सिविल स्कोर को ही क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा, उस क्रेडिट स्कोर को ही सोशल क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा। और उसके बाद आप सब लोगों की ऊर्जा को हार्वेस्टिंग उसी सोशल क्रेडिट स्कोर से होने वाली है, जिसमें आपको पेड़ लगाने के कार्बन क्रेडिट मिला करेंगे, पेड़ काटने का कार्बन क्रेडिट कटा करेगा। डीजल की गाड़ी चलाने का कार्बन क्रेडिट ज्यादा कटेगा, पेट्रोल की गाड़ी का कम कटेगा, सीएनजी का कम कटेगा। आप टोल से जाओगे तो क्रेडिट ज्यादा कटे, टोल का क्रेडिट अपने आप कटेगा। गाड़ी स्टार्ट होएगी, क्रेडिट चालू हो जाएगा, क्योंकि आने वाली गाड़ियों में जीपीएस एनेबल्ड फास्टैग वाली जो प्रक्रिया है, जीपीएस एनेबल्ड है। जितने किलोमीटर चली, नेशनल हाईवे पे चली, इस रेट से कट जाएगा, छोटी गली में चली, इस रेट से कट जाएगा, आपका पैसा इसे कटेगा। अभी लगता है आप लोगों को कि बड़ी दूर की बात कर रहे हैं, बड़े आगे की है, पता नहीं होगा। लेकिन ये जो आज हो रहा है, ये बात आज से 4 साल पहले बोली हुई है। अब आपका पीडीएस के अंदर ये अकाउंट आ गया। अब इसमें क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए हम लोग बता रहे हैं, उसी दौरान जब रॉकफेलर फाउंडेशन की बात चल रही थी, तो आपका हेल्थ सिस्टम WHO किसने बनाया? रॉकफेलर फाउंडेशन ने। तो जो एमबीबीएस पढ़ने वाले बच्चे सिलेबस किसका पढ़ते हैं? जो वो कर रहा है। हरित क्रांति किसकी? रॉकफेलर फाउंडेशन की। अच्छा भाई, साउंड के ऊपर कंट्रोल किसका? रॉकफेलर फाउंडेशन का। हथियारों के ऊपर कंट्रोल किसका? पूरी दुनिया में हथियारों की तस्करी करने का काम, बनाने का काम, बेचने का काम रॉकफेलर फाउंडेशन करता है। नाम अमेरिका के आता है। यदि जीडीपी का आंकड़ा चेक करना हो आपको, तो आप पता करोगे पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध से पहले 20 साल पहले अमेरिका और इंग्लैंड टॉप के 15 देशों में कहीं भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध होता है, अमेरिका टॉप के 4 देशों में, विश्व युद्ध खत्म होता है, अमेरिका दुनिया के पहले नंबर। ये तो मैंने अपनी किताब के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ना, डिटेल में सारा का सारा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब उन्होंने हमारे दिमाग क्या सोचेगा इस बात की टेस्टिंग, इस बात का कंट्रोल चालू कर दिया। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए आपके पास कितनी समझ है, कितना बड़ा खेल है, ये मतलब कितना टाइम आप इस पे दे पाएंगे, खुद कितनी रिसर्च कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो आपको करना है, ये मैंने आपको आउटलाइन दी है, इसको लाइन को पूरा करेंगे हम कि ये लाइनें कहाँ से चली, कहाँ खत्म होंगी, कब, कैसे इससे निजात पाई जाएगी, इससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा, उससे पहले इसको समझ लेते हैं हम। आपको अभी जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपके पास कोई भी सवाल है अगर, तो वो नोट करके रखिएगा, अपने STL में से किसी को भी दे दीजिएगा, और जो अपने साथी हैं वो यहाँ जो भी बैठा होगा उनको पकड़ाते रहना, वो इकट्ठा करते रहेंगे। सवाल छोटी पर्ची पर नहीं लिखना, बड़ी पर्ची पर लिखना है। बड़े मतलब आधा पन्ना तो कम, यह संभालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, पूरे पन्ने पे होगा तो बहुत बढ़िया होगा।
दूसरा, इस 3 दिन में हम सब लोग मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को चलाएंगे। हम सारों के ही ऊपर जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल जो है मुझे इशारा हुआ है कि आप सब लोग बहुत दूर दूर से भी कुछ लोग आए हैं चल के, तो आपको पहले खाना खिला देते हैं। खाना खिलाने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितनी देर और बैठ सकते हो, कितना और झेल सकते हो, कितना और सुन सकते हो। इस ट्रेनिंग को इतना ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सबका मैं अग्रिम धन्यवाद कर रहा हूं। एक बार जोर से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे। भारत के हुंकार है, भारत के हुंकार है। एक बार वो दहाड़ सीख लो, अगर आपको नहीं आती है तो। 2 बार बोलने के बाद, जब जय हिंद के बाद जब हम 1 लाख लोग इस दहाड़ को दोहराएंगे तो कैसा होगा। एक बार तो अपना पूरा जोर लगा के बोल के दिखाइए, भारत के हुंकार है। ये इस तरह की आवाज जब एक साथ आएगी, और उसके बाद जब हम आखिर में जब हम करेंगे तो सामने वाले को जिस तरह से बोलते हैं ना, मतलब अंदर से आना, मेरा गला बैठा हुआ बैठ जाएगा, नहीं तो ज्यादा जोर लगाऊंगा तो। भारत के हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। जय हिंद। अब आप भोजन कर लीजिए।